हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली डोज ऑफ पॉलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए। रिवीजन मोड हमेशा चलता रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट हमेशा रिवाइज होते रहने चाहिए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब ये देखिए कोटेशन दी है। इन फॉलोइंग कोटेशन क्या बोला है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic to secure all citizen justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote them all, fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our constituent assembly this acts do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. X stands for, अब देखिए दोस्तों, प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे X stands for दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रियम्बल हमें रटा होना चाहिए। इंटरव्यूज से लेके प्री मेन से लेके हर जगह पूछा जा सकता है। तो आपके ये चार ऑप्शंस हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है जी, अगर आपको नवंबर याद नहीं है तो देखिए आप इनमें से कहीं किसी न किसी को कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, नेशनल डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और लॉ डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया जो है इसका एम क्या होता है, ताकि हम अवेयरनेस लेके आएँ किस चीज़ की, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। ठीक है दोस्तों, अब डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द डे जो है वो किसने करी थी? आपकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अक्टूबर 11, 2015, वाइल लेइंग द फाउंडेशन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये है आपके स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में, तब ये किया गया था। ठीक है जी, अब लॉ डे को संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। आर्टिकल 51, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 41। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 किस चीज़ से रिलेटेड है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन एंड बिटवीन स्टेट्स, मतलब कि हम सब अपने सारे देशों के साथ बिल्कुल ठीक से रहेंगे। ठीक है जी, और फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, मतलब आपका जो इंटरनेशनल लॉ है उसके लिए रिस्पेक्ट रखनी है, और इनकरेज करेंगे सेटलमेंट किस चीज़ की? इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, जिसका मतलब है कि हम बैठ के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, लेकिन ये रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कुछ और ही चलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट रहता है एंटी डिफेक्शन पे। ठीक है जी, सारे आपके जितने भी एग्जामिनेशन करवाने वाले अथॉरिटीज़ हैं उनका फेवरेट रहता है। तो इसका कौन सा स्केड्यूल है इसके बारे में पूछा हुआ है। सेकंड स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, एट्थ स्केड्यूल, 10th स्केड्यूल। तो इसका सही जवाब क्या है? 10th स्केड्यूल। 10th स्केड्यूल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, 10th स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये इंपॉर्टेंट है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के साथ आया था और इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट और रीज़न क्या था? इस अमेंडमेंट को इसलिए लिया गया था ताकि कर्ब किया जाए पॉलिटिकल डिफेक्शन, मतलब कि कोई आपका एक आदमी जो है दूसरी पार्टी में शिफ्ट ना हो जाए और दूसरी पार्टी में फिर वापस आना जाना हो जाए। इसकी एक कहानी है आपकी आया राम गया राम, जिन्होंने एक ही दिन, मतलब एक कुछ थोड़े ही टाइम में बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर ली थी। ठीक है जी, और क्यों कर रही थी? लॉर ऑफ द ऑफिस। ठीक है जी, लालच हो गया या फिर आपके पैसे ले लिए हैं या फिर आपने अदला बदली कर ली है, तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी के बेसिक फाउंडेशन को डेंजर करता था, इसलिए 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है जी,
अब रेमेडी क्या प्रपोज की थी कि जो मेंबर हैं जो कि किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के हैं वो एक पार्टी से दूसरे पे जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करना है उनकी मेंबरशिप से, ठीक है जी, ताकि वो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें कहा है इकोनॉमिक जस्टिस जो है as one of the objective of Indian Constitution has been provided in the preamble and fundamental rights, the preamble and directive principle of state policy, the fundamental rights and directive principle of state policy। ठीक है जी, इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पे प्रोवाइडेड है? अब देखिए इसमें अगर एलिमिनेशन करनी है मुझे तो कॉमन प्रियम्बल तो है, ठीक है जी, और यहाँ पे ये तो यहाँ पे प्रियम्बल नहीं है तो ये दो तो गए, ठीक है जी। अब इन दोनों में से देखिए फंडामेंटल राइट्स तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे राइट्स हैं। इकोनॉमिक जस्टिस कौन देता है? स्टेट देता है। स्टेट का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए हाँ ये है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है जी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ठीक है जी, और लिबर्टी, जस्टिस। अभी इससे उठाया गया है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो यहाँ से ये चीज़ उठाई गई है। ठीक है, प्रियम्बल तो बेसिकली मिरर होता है हमारा, ठीक है जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पूरी तरीके से आपने रट लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है कि पार्ट 4 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको एक्सटेंड किया आर्टिकल 36 से 51। ठीक है जी, ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब कि आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है जी, ये सिर्फ डायरेक्शन है। अब जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है जी, और इसमें गांधीज़म का कॉन्सेप्ट भी है और इसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात भी की हुई है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रियम्बल प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एसिमिलेशन है, मतलब कि गांठ जोड़ गांठ के किया हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, प्रिपेयर एनुअल बजट, एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, एलोकेट फंड्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब क्या है? एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब फाइनेंस कमीशन होता है क्या? देखिए फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और बेसिकली क्या होता है, इसका मेनली रिकमेंडेशन देनी होती है इनको, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स जो है वो किस तरीके से हो। किसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स किसके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में, और स्टेट्स अपने बीच में किस तरीके से करें। अब इसके जो दो डिस्टिंक्टिंग फीचर्स जो है कमीशन के, वो क्या है? वर्क इन्वॉल्व रिड्रेसिंग द वर्टिकल इम्बैलेंसेस बिटवीन टैक्सेशन पावर्स, ठीक है जी, आपकी जो टैक्सेशन पावर और एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से बांटा जाए, वो आपका मेन मुद्दा रहता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, और फंक्शंस क्या है फाइनेंस कमीशन के? देखिए जी, अब ये ड्यूटी है कमीशन की, वो प्रेसिडेंट से आपको किस चीज़ की रिकमेंडेशन देंगे? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करनी है यूनियन और स्टेट के बीच में, कि आपके नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस कैसे करें। अगला है कि प्रिंसिपल, जहाँ पे कि जो एड्स हैं या फिर रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेंगे, वो कैसे होगा। फिर आता है मेजर, जिससे कि नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत, मतलब कि आपकी जो पंचायत को रिसोर्सेज जाने हैं वो किस तरीके से जाने चाहिए, उसके मेजर्स हैं। और फिर क्या है, रिकमेंडेशन देनी है स्टेट को। और फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है उसके रिसोर्सेज किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटी ऑफ स्टेट को जानी चाहिए, वो भी फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट करता है। ठीक है जी, और कमीशन डिटरमाइन करता है प्रोसीजर किस तरीका का होना चाहिए और पावर्स किस तरीके होनी चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस जो है पार्लियामेंट की उस तरीके से चले। तो ये थी हमारी फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है जी, आर्टिकल 280 से आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी, आई होप आपने क्वेश्चंस को ढंग से किया होगा, पेन एंड पेपर लिख के आपने पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। मेरा नाम है अभय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपका जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, शब खैर, बाय बाय।